गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पर हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है 1, 2, -4 से एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स। अब देखिए, अब ये दूसरी दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, उसमें से एक की इक्वेशन दे रखी है x - 8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19/-16 इज इक्वल टू z - 10/7, और दूसरी लाइन की इक्वेशन में दे रखी है x - 15/3 इज इक्वल टू y - 29/8 इज इक्वल टू z - 5/-5। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये हम रिक्वायर्ड लाइन मान लेते हैं जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है और इसके परपेंडिकुलर आपको दो लाइंस दे रखी हैं। अब देखिए कैसे करना है इसे। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास हो और इन दोनों लाइंस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। और कौन सी इक्वेशन निकालनी है बच्चों में? वेक्टर इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए अब आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर। क्लियर है? देखिए हमें सबसे पहले देखना है वेक्टर a क्या होगा। वेक्टर a जिस पॉइंट से गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर a होगा। तो वेक्टर a क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर 1i प्लस 2j माइनस 4k। अब देखिए, अब हमें ये करना है इस लाइन का वेक्टर b निकालना है। अब सबसे पहले अब ये देखिए, ये जो लाइन है इसका वेक्टर b जो है उसे मैं b1 मान रहा हूँ। वो क्या होगा? 3i माइनस 16j प्लस 7k। और इसका b वेक्टर क्या होगा बच्चों? वो होगा 3i प्लस 8j माइनस 5k। क्लियर है? अब देखिए सिंस ये दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका जो वेक्टर b होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसका जो b वेक्टर होगा वो इसके b वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो वेक्टर होंगे पैरेलल वो भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप लैंग्वेज बना के लिख लेना कि रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर इसका जो b वेक्टर है उसे मैंने b1 मान लिया, वो परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के। क्लियर है? सिमिलरली इसका जो b वेक्टर होगा इसके b वेक्टर के मतलब b2 वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो डेट इम्प्लाइज वेक्टर b क्या से निकालोगे आप? b1 क्रॉस b2 से निकाल लोगे वेक्टर b। क्लियर है? आपको एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल जो वेक्टर होता है उसे हम b वेक्टर बोलते हैं उस लाइन का। तो अब इस लाइन का मान लीजिए कोई b वेक्टर है, वो इस लाइन के b वेक्टर मतलब b1 वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इसके पैरेलल जो वेक्टर है उसे हमने b2 मान लिया, तो b2 जो है वो b के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब b जो है b1 के भी परपेंडिकुलर, b जो है b2 के भी परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस b किसके बराबर आएगा? वो आएगा b1 क्रॉस b2 के। अब देखिए, अब हम यहाँ से निकालेंगे वेक्टर b। वो आएगा i j k। अब देखिए b1 वेक्टर कैसे निकालोगे आप? 3 माइनस 16 7 और b2 3 8 एंड माइनस 5।
क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कितना आएगा? 80 माइनस 56, 15 माइनस 15 माइनस 21, 24 प्लस 48, तो कितना आएगा? 24i प्लस 36j प्लस 72k। तो ये बच्चों जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसका बी वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो आप वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपकी जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए ये हम वैल्यू रख देंगे। अब देखिए आप इसे फर्दर ये कर सकते हैं, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है तो उस 12 को हम यहाँ ले जाएंगे, और 12 लैम्डा किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर ही होगा। क्यों? लैम्डा तो कांस्टेंट है, ऐसे ही 12 लैम्डा की है वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसको या तो इतना छोड़ दीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वेल्व यहाँ चला जाएगा, ये आ गया लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें मैंने कहा है प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट a b and c and at a distance p unit from the origin, then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon p square। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको एक प्लेन दे रखा है और उस प्लेन का x इंटरसेप्ट आपको a दे रखा है, y इंटरसेप्ट b दे रखा है और z इंटरसेप्ट c दे रखा है। x इंटरसेप्ट हमें a दे रखा है बच्चों, y इंटरसेप्ट हमें b दे रखा है और z इंटरसेप्ट हमें c दे रखा है। क्लियर है? इसका मतलब ये प्लेन कहां से पास होगा? a, 0, 0 से 0, b, 0 से 0, 0, c से पास होगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन वो कितना दे रखा है? p दे रखा है।
तो हमें रिलेशन प्रूव करना है किस केस में, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², किसके बराबर होगा, 1/p² के बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हैविंग x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c इज, क्या होती है बच्चों, वो होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। क्लियर है। यहाँ पे मैंने कहा आपको एक प्लेन दे रखा है, उसका x इंटरसेप्ट a दे रखा है, y इंटरसेप्ट b दे रखा है और z इंटरसेप्ट c दे रखा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। अच्छा, हम इस 1 को इधर भी ले जा सकते हैं, तो ये आगे इक्वल टू 0, तो ये -1 हो जाएगा ना इधर जाके। क्लियर है। अब देखिए, अब इसे हमने कहा है ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो दे रखा है p। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन प्लेन फ्रॉम origin is p, therefore p किसके बराबर आएगा बच्चों, क्लियर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x होता है उसकी जगह तो x1 रख देते हैं, यहाँ पर जो y होता है उसकी जगह y1 रख देते हैं, यहाँ पर जो z होता है उसकी जगह z1 रख देते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है एज इट इज अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² किसके बराबर आ गया, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब आप इनको इंटरचेंज कर लीजिए, तो आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², इसके बराबर आएगा 1/p²। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लगा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। हमें जो है दो प्लेन्स दे रखे हैं, इनके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसमें से एक प्लेन हमें दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दे रखा है हमें 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन्होंने कहा हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। अच्छा, दो प्लेन्स के बीच का आप जो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अच्छा, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होती हैं तो ही आप उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो प्लेन्स पैरेलल नहीं है
तो उस केस में आप उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्यों? वो वेरी करता रहेगा हर पॉइंट पर। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो आप उसी केस में निकाल सकते हैं अगर वो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हो। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। अच्छा, दो प्लेन्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सही है? तो अब नॉर्मल्स के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से। तो ऊपर जो प्लेन दे रखा है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 2, 3, 4 और नीचे वाले के 4, 6, 8। अब देखिए इनकी क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है? हाँ, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे? आपस में बच्चों पैरेलल होंगे। क्लियर है? अच्छा, जब ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब इनके बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए हम फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं और उसमें से एक की इक्वेशन ये है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। उसका क्या फार्मूला होता है बच्चों? वो होता है d2 - d1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। अब आप ये देखिए, हमें इसको इससे कंपेयर करना है, सॉरी इसको इससे कंपेयर करना है और इसको इससे कंपेयर करना है। क्लियर है? तो इन दोनों प्लेन्स में कोफिशिएंट ऑफ x, y और z क्या है? दोनों में सेम है। मगर यहाँ तो सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? सेम बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आएगा 4, 6, 8 और ये -8। क्लियर है? तो अब देखिए, अब इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? ये है d1 और ये है d2। तो क्या होगा फार्मूला? d2 - d1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4 अपॉन 16 प्लस 36 प्लस 64। तो आएगा 4 अपॉन अंडर रूट 160। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 2√29 तो 1/√29 यूनिट। ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। बच्चे यहाँ 4 है ये, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने कहा है द प्लेन्स, हमें दो प्लेन्स दे रखे हैं इन्होंने 2x - y प्लस 4z = 5 और 5x - 2.5y प्लस 10z = 6। देखिए इन्होंने कहा हमें यहाँ पे ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेंगे या 0,0,5/4 से पास होंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनके नॉर्मल्स। अगर इन दोनों के नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों के नॉर्मल्स अगर पैरेलल है तो प्लेन्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर है? अच्छा, थर्ड, सबसे पहले मैं इसका नॉर्मल निकाल लेता हूँ। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों?
2, -1, 4 और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होंगे किसके, नॉर्मल के, वो क्या होंगे बच्चों, 5, -2.5, 10। क्लियर है। अब देखिए क्या ये प्रोपोर्शनल है, अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा, इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा, इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अब देखिए दोनों के जो नॉर्मल्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है, उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब दोनों नॉर्मल्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। जब दोनों नॉर्मल्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब प्लेन जो है वो भी पैरेलल है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 21, इसमें मैंने कहा शो डेट द लाइन्स x + 3/-3 प्लस y - 1/1 is equal to z - 5.5 and line x + 1/-1 is equal to y - 2/2 is equal to z - 5.5 आर कोप्लेनर। हमें प्रूव करना है ये दोनों की दोनों लाइन जो है वो कोप्लेनर होंगी। सही। अच्छा एक बार पहले कंडीशन समझ लीजिए। देखिए इन्होंने कहा है हमें दो लाइंस दे रखी हैं, हमें प्रूव करना है ये दोनों लाइन जो है कोप्लेनर होगी, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर दोनों की दोनों लाइन जो है वो लाई करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले ये जो लाइन दे रखा है इसका बी वेक्टर और इसका जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सही। अच्छा ये लाइन कहाँ से पास होगी बच्चों, -3, (1, 5 से क्या होगी, पास होगी। क्लियर है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। अच्छा इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा उसे मैंने मान लिया B1। तो B1 वेक्टर क्या होगा, -3i + 1j + 5k। क्लियर है। अच्छा अब ये दूसरी लाइन ले लीजिए, ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही होगी बच्चों, -1, (2, 5 से। और इसके पैरेलल आपको एक और वेक्टर दे रखा है, वो क्या दे रखा है, उसे B2 मान लेता हूँ, वो है -1i + 2j + 5k। क्लियर है। अब हमें चेक करके बताना है ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है या नहीं। तो पहले मैं मान के चल रहा हूँ ये दोनों कोप्लेनर है, तो उस केस में देखिए होगा क्या, इसका जो नॉर्मल होगा, क्लियर है, इसका जो नॉर्मल होगा वो आप कैसे निकालोगे, इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिखेंगे n, पहले मैं लेट कर लूंगा, लेट ये जो आपको प्लेन दे रखा है इसका जो नॉर्मल है वो n है, तो n जो है वो परपेंडिकुलर है b1 वेक्टर के, n जो है वो परपेंडिकुलर है b2 वेक्टर के। दैट इम्प्लाइज n जो है वो किसके बराबर होगा, वो b1 क्रॉस b2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, b1 क्रॉस b2 के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये पॉइंट आपको P दे रखा है, ये पॉइंट Q दे रखा है, इसे ज्वाइन कर कर आप एक वेक्टर बनाओ। अब इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है n, वो PQ के भी तो परपेंडिकुलर होगा। सही। तो सिंस both lines are coplanar, therefore n जो है
वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू वेक्टर के। मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है। और यहाँ पे एन क्या है, वो है, या आप ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू डॉट एन जो है वो 0 के बराबर होगा। एन क्या था बच्चों, B1 क्रॉस B2। क्लियर है। तो अब अगर मान लीजिए पी क्यू डॉट B1 क्रॉस B2 अगर 0 आता है तो उस केस में क्या होगी, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में एक ही प्लेन पर लाइन करेंगे। क्लियर है। तो इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए। सही। इसे सॉल्व करने का भी बच्चों एक आसान तरीका है, हम इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। पहले तो पी क्यू के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर B1 के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे। क्लियर है। तो देखिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पी क्यू डॉट B1 क्रॉस B2। अगर ये 0 आ गया तो उस केस में ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। तो पी क्यू कितना है, 2 1 0, और B1 है -3 1 5, B2 -1 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया ना। अब देखिए सिंस पी क्यू डॉट B1 क्रॉस B2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में कोप्लेनर। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल 25। ऐसा नहीं करता कैसे, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एक के पॉइंट को P मान लेंगे, एक के पॉइंट को Q मान लेंगे, उसे हम PQ वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा उसे B1 मान लेंगे, इसका पैरेलल वेक्टर जो होगा वो B2 मान लेंगे। अब अगर मान लीजिए PQ डॉट B1 क्रॉस B2 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है
एग्जाम्पल 25, बाकी एग्जाम्पल्स ईजी है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 25 में उन्होंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, हमें एक तो ये लाइन दे रखी है और एक ये प्लेन दे रखा है, इनके बीच का जो है हमें एंगल निकालना है। क्लियर है? तो देखिए ये हम कैसे करते हैं, हमें लाइन दे रखी है और ये प्लेन दे रखा है, ये प्लेन गिवन है और ये मान लीजिए लाइन दे रखी है। क्लियर है? हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो है एंगल वो फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है, मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो फाई है, तो इस केस में साइन फाई जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा इसका वेक्टर b ले लेते हैं और उसका वेक्टर n ले लेते हैं, b डॉट n अपॉन मॉडुलस ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ n। हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर b निकाल लेते हैं लाइन का और इसका वेक्टर n निकाल लेते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है, किस किस के बीच में, लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है उसे हम मान लेते हैं थीटा, सॉरी फाई मान लेते हैं। तो इस केस में साइन फाई किसके बराबर होता है, वेक्टर b डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। अब देखिए यहाँ से आप वेक्टर b निकाल लीजिए, वो आपको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और n वेक्टर हमें दे रखा है 10i प्लस 2j माइनस 11k। अब देखिए करिए सॉल्व, कितना आएगा, 20 प्लस 6 माइनस 66, 4 प्लस 9 प्लस 36, 100 प्लस 4 प्लस 121। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 40, 7, 50। तो ये फाई किसके बराबर आ गया बच्चों, साइन इनवर्स 8/21। तो ये आंसर है। अब देखिए, अब मैं इसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ, सही है? आज तक तो हम क्या कर रहे थे, इससे पहले जितने भी फॉर्मूलाज किए हम सब में कॉस आ रहा था, यहाँ पे साइन क्यों आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखा है, इनके बीच के एंगल हमें निकालना है। तो लाइन और प्लेन के बीच के एंगल हम डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन दे रखी है इसका जो b वेक्टर होगा और ये जो प्लेन दे रखा है इसका जो नॉर्मल होगा, उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं थीटा। सही? तो ये मान लीजिए लाइन का b वेक्टर है और ये प्लेन का n वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का मॉडुलस। क्लियर है? अच्छा, अब ये किसके बीच का एंगल आ गया, ये एंगल आ गया बच्चों प्लेन के नॉर्मल और लाइन के b वेक्टर के बीच का एंगल। अब हमें निकालना किसके बीच का एंगल है, हमें एंगल ये वाला निकालना है। ये कौन सा एंगल है, ये है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है, फाई निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी नो दैट थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो इससे थीटा किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री माइनस फाई। तो हम यहाँ थीटा की जगह लगा देंगे 90 डिग्री माइनस फाई।
ये कितना आ जाएगा sin फाइव इजिकल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो बच्चों अब आपको लॉजिक तो समझ आ गया होगा। जब भी हम लाइन और प्लेन के बीच के एंगल निकालते हैं तो उसमें हम साइन एंगल यूज क्यों करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 26। देखिए देखिए एग्जाम्पल 26 में क्या है, a line makes an angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन थोड़ी देर भूल जाइए। मान लीजिए आपको ये क्यूब दे रखा है, हम इसके वर्टिसेस पहले फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ये मान लीजिए हमें क्यूब दे रखा है, क्यूब मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या होगी सेम होगी। क्लियर है। हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हर पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको तो ओरिजिन मान लेते हैं। सही, क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक जो वर्टेक्स होता है उसे तो ओरिजिन मान लेते हैं, और ये जो है लाइन इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको वाई एक्सिस, और इसे जेड एक्सिस। क्लियर है। अब देखिए ये कौन सा प्लेन होगा बच्चों, ये एक्स जेड प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा, और ये जेड वाई प्लेन होगा। क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये पॉइंट जो होगा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, सॉरी ये वाई एक्सिस मान लेगा, और ये जेड, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा और ये जेड एक्सिस के ऊपर होगा। क्लियर है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए हमें एक क्यूब दे रखा है, हमें इसके सारे के सारे जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो इसका वर्टेक्स है उसे ओरिजिन मान लेते हैं, दूसरे वर्टेक्स को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, एक को ले लिया जेड एक्सिस के ऊपर, एक को ले लिया वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है। अच्छा अब ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये किस पर होगा बच्चों, वाई एक्स प्लेन पर, या एक्स वाई प्लेन बोल लीजिए। ये जो पॉइंट होगा ये किस पर होगा, वाई जेड प्लेन के ऊपर होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये किस पर होगा, ये एक्स जेड प्लेन पर होगा। क्लियर है। और ये कहाँ पर होगा, स्पेस में होगा। क्लियर है। अच्छा अब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा मगर वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट होगा मगर बाकी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है। ऐसे कोई वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है। ये पॉइंट कौन से प्लेन पर है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पर है, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट किस पर है, ये वाई जेड प्लेन पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई जेड इसके होंगे। क्लियर है। ये जो पॉइंट है ये जेड एक्स पर है, तो ये, और ये कहाँ पर है बच्चों, स्पेस में, तो इसके तीनों वर्टेक्स तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए होगा। क्लियर है।
तो ये आप ध्यान रखना, अगर कोई एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, बाकी दोनों जीरो। अगर कोई वाई एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो और बाकी दोनों जीरो। अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पर है तो उसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इससे डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, डायगोनल्स के वेक्टर बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो पॉइंट बना लेते हैं। ये ओ है, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ और इसे जी। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले कौन कौन से डायगोनल्स होंगे। एक तो ओजी डायगोनल होगा, सही। तो ओजी क्या आएगा बच्चों, ए आई प्लस ए जे प्लस ए। तो ये तो पहला ओजी डायगोनल आ गया। दूसरा सी एफ डायगोनल होगा। सी एफ क्या होगा बच्चों, ए आई माइनस ए जे प्लस ए के। थर्ड ई बी डायगोनल होगा, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। नेक्स्ट होगा ए डी, वो आएगा माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। क्लियर है? अब वो कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन है कोई, वो इनमें से किसी एक डायगोनल के साथ अल्फा का एंगल बनाता है, दूसरे डायगोनल के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा और चौथे के साथ डेल्टा एंगल अगर बनाता है तो हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर होगा, 4/3 के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, OG की जो है डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। वो आप देख लेना कैसे आएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG वो आएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। वो तो आप निकाल ही लोगे ना, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखी है। आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर के जो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अच्छा, फिर हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी एफ, वो आएगा 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ई बी, वो आएगा 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेंगे किसके बच्चों, ए डी के। वो आएगा माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन जो है LMN है। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इमेजिनरी लाइन। सही, इमेजिनरी लाइन बोला, क्या बोला मैंने, गिवन लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन। हाँ, LMN। क्लियर है? अब देखिए,
अब देखिए सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, लिख लीजिएगा सही। लेट एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड दिस लाइन इज अल्फा, देन कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा बच्चों, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वो है डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स 1/3l प्लस 1/3m वो 1/√3m प्लस 1/√3m। क्लियर है। अब फिर मैं लेट करूंगा इनके और इनके बीच का जो एंगल है वो बीटा है, तो कॉस बीटा क्या होगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस है उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/√3l माइनस 1/√3m प्लस 1/√3m। क्लियर है। और इनके बीच का जो एंगल है वो गामा मान लेते हैं सही। ये आएगा 1/√3l प्लस 1/√3m माइनस 1/√3m। क्लियर है। और इनके बीच का एंगल डेल्टा मान लेते हैं, तो आएगा माइनस 1/√3l प्लस 1/√3m प्लस 1/√3m। क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और उनके बीच के एंगल गिवन है अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस है उनका प्रोडक्ट कर सम कर दीजिए। अब देखिए अब हमें प्रूव क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर होगा, 4/3। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के चारों के स्क्वायर का सम कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से 1/√3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से भी 1/√3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा l माइनस n प्लस n का होल स्क्वायर। यहाँ पर l प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया 1/3। यहाँ फॉर्मूला लगा दिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
माइनस 2ca, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है? तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए इसमें सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये बचेगा बस, सही। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के, ये भी 1 के, ये भी 1 के और ये भी 1 के, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा।